ये ना आए। उधर हवा जाए, हवा इधर नहीं जाए। मुझे जरा कफ है ना, वो तो अच्छा ही है। हाँ कर सकते हैं और क्या हाँ, जरा सा कल के भाषण के बारे में आप लोग मुझे कुछ बताइए। कल के बारे में जो मैंने दिया था, आप लोगों को क्या लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, एक हो गया। उसमें क्या अच्छा लगा और क्या और जानना चाहते हैं? किसी को कुछ कहना हो कल के लेक्चर के लिए तो कर लीजिए। सुरजीत बैठ लो, कहाँ जा रहे हैं? टेबल चाहिए होगा वो माइक। अच्छा ठीक। माइक आएगा बेटा। अच्छा, मेरी आवाज़ क्या? चलो, टैबलेट कल किसने किया था? हाँ, तो कल के लेक्चर के बारे में आप लोग कह रहे थे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? इतना पुराने हिस्ट्री जो है जनरल लोगों को तो पता नहीं है, जो खास करके पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को बहुत थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं और जिनको इंटरेस्ट है खड़े होके तो सबको सुनेगा आपकी बात। जो हिस्ट्री के बारे में अभी तक हम लोगों की जो जनरल नॉलेज या जानकारी है उतनी डिटेल्स में नहीं, इतना पुरानी हिस्ट्री हमको पता नहीं है या जितना जानना चाहिए था। हमें हमारी सभ्यता के बारे में ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं है, सिर्फ वो सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। और इतनी गौरवशाली इतिहास वो शायद ज़्यादातर लोगों को अभी पता चल रहा होगा। कुछ राजीव दीक्षित भाई ने भी, उन्होंने उनकी लेक्चर्स में भी बताया है, उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। और कोई कुछ कहेगा कल के लिए? उसके बाद एक्चुअली हमको बहुत कमी लग रही थी कि ऐसा नॉलेज अब कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा, सुनने को मिलेगा क्या? हम तो पहले भी सुने थे, तो क्या पहले से भी ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसा बहन जी ने बताया एकदम वो तो पूरी बात है, उसमें कुछ चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपका अस्वाभाविक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि मतलब भारत बहुत पहले से बहुत अच्छा रहा है, हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा ज्ञान में विज्ञान में ना आगे थे, और अन्य पूरे विश्व के अन्य भाग में वो उनके पूर्वज कैसे थे इस बारे में सोच ही नहीं जाते, क्योंकि हम अपने ही पूर्वजों के बारे में सोचते होते हैं। तो उनके पूर्वज कितने गंदे थे, रहन सहन का अभ्यास नहीं था उनको, कितना कैसे था इस बारे में तो सोच नहीं थी। वो आपके उससे मतलब आया कि हाँ उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा जो अस्वाभाविक राष्ट्र वाली कॉन्सेप्ट है कि हाँ नहीं तो यूरेशिया से ज्यादा 5 महाद्वीप, बस इतना ही जो महाद्वीपों में था क्या, कौन थे, कैसे रहते थे, ये क्वेश्चन ही नहीं पुटअप हो पाता था माइंड में। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा। ये बात आइए हम लोग आते जाइए आप ही लोग के लिए दरवाजा खुला है। अच्छा, ये जो भैया ने बात बताई स्वाभाविक राष्ट्र अस्वाभाविक राष्ट्र, कितने लोग के ध्यान में अच्छा लगा? हाथ उठा के। ज़्यादातर लोग को ये ठीक लगा। ये मुझे पतंजलि में बैठे बैठे इस नवंबर में 2 साल होगा, 2 साल पहले सूझा था। तो 2 साल पहले मैंने ये पहला भाषण दिया था। पता नहीं उसका CD VD आएगा, कल तो जल्दी थोड़ा सा बोले थे। वो 2.5 घंटे का भाषण था। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे बहन ने बताया, भाई साहब ने बताया, तो क्या है, हम सुना था कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, हमारे वीर योद्धा भी हुए, ऋषि भी हुए, भगवान भी हुए। तो वो हमें आपसे सुन के पता चला कि किस परिस्थिति में वो हुए, और जिस प्रकार की उर्वरक भूमि होती है उसी तरह की फसलें होती है। तो अभी जो मतलब माहौल अगर ख़राब हो गया तो फिर हमारी वो फसलें ख़त्म हो जाएगी, ये हमें जानकारी। हाँ, मेरे को ये कहना है कि जैसे हम लोग कल जाने, जैसे एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, ये जान के बहुत खुशी लगी कि भारत एक टाइम लीडर था, वॉज अ लीड कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में कांग्रेस की सरकार में हुआ, हम इस राष्ट्र की, एक राज्य की, एक देश की स्थापना हम देखेंगे। मतलब आपकी बातों को चला कि हमें उतनी पोटेंशियलिटीज़ है कि हम उसको लीड करें, अमेरिका रहे, फ्रांस रहे, यूरोप रहे, उससे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास संसाधन है। इवन कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो लैंड और डेवलपमेंट के कारण आज भी उनके बैरन लैंड है, हमारे कल्टिवेबल लैंड है। तो हमको
ये चीज़ को अपना एक टॉप प्रायोरिटी रखते हुए कैसे हमको आगे बढ़ना है, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए यहाँ से भी, और हमें विचारधारा एक स्पष्ट रखनी चाहिए कि हमारा मोटो क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो वही है। नहीं तो कल आज वही विस्तार कर लीजिए कल वाला। काफ़ी चीज़ें क्लियर है कि वहाँ पे साल में एक बार शुगर निकलता है, तो हम प्रवास में जाते हैं तो ये बातें हमने बीच में रखी हुई है, पब्लिक के बीच में रखी। ये बात यहाँ तक ठीक है, जैसे कल आपने कई चीज़ें बताई कि वो सॉन्ग्स करना नहीं जानते थे, कैसे करना है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था आज से 150-200 साल पहले। तो ऐसे ये आए कहाँ से, ये इशू कहाँ पे गलत, क्योंकि हम अगर पब्लिक के बीच में ये बातें रखेंगे अभी फ्यूचर में तो सोच चाहिए, वो सोच भी चाहिए और वो पूछेंगे कि कहाँ से लिया है, Sources कहाँ से चाहिए। किया है। तो ये कुछ ऐसे एविडेंस हमको मिले कि वो मिलेगी, नोट सब करके यहाँ हमें- पे आ गए हैं, जी सब आ गए हैं खबर। महाराज जी जब लाइब्रेरी आप लोग की बनवा देंगे ना, बनने वाली है, तो वहाँ सब किताबें रहेंगी, फिर आप लोग को 2-2 घंटा पढ़ना रहेगा, 10-15 लेक्चर आप लोग को दिए जाएंगे, फिर आप उनको पढ़ेंगे, अपने नोट बनाएंगे, बहुत से नए नए विषय तब आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आज 3 दिन हम लोगों को लेक्चर देना है पहले, जिससे आप लोग को अंदाज मिले, और उसके बाद जो तय करते हैं फिर तो सालों चलेगा। मैम कल तो आपका लेक्चर था, उसमें जो हमारा अंग्रेजी के बाद जो था उसके बारे में पता चला, लेकिन हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, हमारा डिफेंस पॉलिसी क्या था वो मैं जानना था। अभी कल तो 45 मिनट मैं बोली थी, अभी तो घंटों अपने बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम यहाँ पढ़ने क्यों बैठे हैं, प्रयोजन क्या है हमारा। तो प्रयोजन हमारा भविष्य है और प्रयोजन हमारा वर्तमान है, बाकी तो अभी 10-15 उसके एक हिस्से पर बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें, चलिए। ओम बोलेंगे सब लोग। ओम। कल बहन जी ने जो बताया था आप लोगों को, वो ये समझाया था कि इतिहास, जैसे 2 विषय पूज्य स्वामी जी ने कहा है ना, इतिहास और राजनीति, तो ये उन्होंने सामान्य रूप में कह दिया। अब इतिहास की पुस्तकें तो क्लास में पढ़ाई जाती हैं, उससे अलग पुस्तकें भी रची गई हैं, जैसे पुरुषोत्तम नागेशोक ने लिखा, स्वतंत्र वीर सावरकर ने लिखा, वो एक बात है। वो तो लंबे समय में जब उच्चतर, जैसे 2 तरह की पढ़ाई होती है ना, एक सामान्य ज्ञान हो गया किसी विषय का, फिर दूसरा हो गया उसका गहराई से ज्ञान। तो जो लोग इतिहास को ही विषय मानेंगे, उनकी गहराई से उस विषय में जानकारी हो, जिसे एक्सपर्टाइज कहते हैं, वो एक बात हुई। लेकिन अभी अपना उद्देश्य उस तरह का नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक जन्म लग जाता है एक ही डिसिप्लिन में, एक बात। दूसरी बात, ये सारे जो अनुशासनों के विभाग हैं ये प्राचीन नहीं हैं। ये तो जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया, और वहाँ भी नया नया ही आया था। इधर आइए आगे, उसमें उन्होंने पहली बार इधर उधर से सीखा था दुनिया से, तो ये विभाग रख दिए। वस्तुतः तो सारी ही शिक्षा जीवन के लिए है, और एक तरह से अनाड़ी की तरह उन्होंने कुछ विभाग सोच लिए, और फिर वो विभाग हमारे यहाँ, चूँकि कांग्रेस सरकार का ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत शासन मिला, किसी स्वतंत्र पुरुषार्थ से नहीं मिला, क्रांतिकारियों को और सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला, बल्कि इन्होंने समझौता करके लिया, तो इन्होंने वही सारे विभाग चलने दिए। शिक्षा में राज्य का एकाधिकार हो गया, तो उससे हम लोग भी जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं गुरुकुल के अतिरिक्त, वो ज़्यादातर यही मान के चलते हैं कि यही विभाग शाश्वत हैं। लेकिन वस्तुतः न तो ऐसा कोई विभाग शाश्वत है और स्थायी है, जो कहा जाता है कि ये इतिहास है, ये राजनीति शास्त्र है, और स्वयं यूरोप में इसका समय जो है ये बहुत थोड़ा है। जैसे संपूर्ण यूरोप में प्राचीन काल में कभी कोई इतिहास नहीं लिखा गया, ये उनके पास रिकॉर्ड है, हिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो जैसे रोम की हिस्ट्री है, तो कुल 5 या 6 पन्ने उन्हें प्राचीन समय के मिले हैं, उसके आधार पर अनुमान से उन्होंने पुस्तकें रच दी हैं। और चूंकि अपने यहाँ वहाँ बैठिए, वहाँ हवा नहीं, ऐसी कोई हवा नहीं, बहुत तेज हवा है, देख लीजिए वहाँ पर हवा। यही ठीक लगता है, कुछ नहीं होगा, ये पहने हैं ना, बने बैठिए आप।
अच्छा, चूंकि अपने यहाँ अंग्रेजी में और बहुत गहरी पढ़ाई करने वाले थोड़े से ही विद्या केंद्र हैं, तो बाकी जो साधारण जनता के मन में जो छाप पड़ती है वो पड़ती है जो हमारे यहाँ के अध्यापकों ने, जो कांग्रेस शासन में जिस तरह के अध्यापन को प्रोत्साहन मिला, विशेषकर ह्यूमैनिटीज़ में, उसी को सत्य मान लेते हैं। तो दो तरह की शिक्षा हो गई है। एक तो वो जो मूल पुस्तकों को जिसे कहते हैं ओरिजिनल सोर्सेस पढ़ते हैं, उनको तो ये पता है, जैसे ओरिजिनल सोर्स पढ़ने वाले हर व्यक्ति को पता है कि हिस्ट्री यूरोप में 19th सेंचुरी फिनोमिना है। उसके पहले वहाँ हिस्ट्री राइटिंग नाम की कोई ट्रेडिशन नहीं थी। उसके पहले हिस्ट्री का अर्थ होता था एक तरह की किस्सा कहानी, स्टोरी जैसा। लेकिन भारत में तो ऐसे बताया जाता है कि यूरोप में बहुत पुराने समय से इतिहास लेखन की परंपरा है और भारत में अभी हाल में नए ढंग से आया है। तो एक तो इस पर आगे जब चर्चा होगी तब विस्तार से प्रमाण के साथ बताएंगे। तो एक तो ये समस्या है कि प्रथम श्रेणी का ज्ञान भारतीय भाषाओं में जो ह्यूमैनिटीज़ की शिक्षा है उसमें नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, इसके कारण पर विचार करेंगे बाद में यथा समय। तो एक ये समझ लीजिए कि जो आपने सुना है उसमें से ज़्यादातर बड़े ही दास भाव से, बड़े ही भक्ति भाव से कांग्रेस शासकों और यूरोप के विद्वानों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के द्वारा भारत के विषय में विशेषकर तैयार की गई सामग्री, जो स्वयं यूरोप में पढ़ाया जाता है, वो भी अगर यथावत अनुवाद करके भारतीय भाषाओं में पढ़ा दिया जाए, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में होता है, तो हमारे यहाँ ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। घिसी पिटी बातें, खासतौर से जब से कम्युनिस्टों के हाथ में इतिहास और साहित्य आ गया, तो उन्होंने कोशिश करके भारत में ग्लानि कैसे पैदा हो, भारत में झूठ कैसे फैले, भारत के लोगों में हीनता कैसे फैले, इसकी कोशिश की। तो अभी जो विषय है वो ये कि जो इस तरह के विभाग हैं, इतिहास या पॉलिटिकल साइंस आदि, ये यूरोप में भी बिल्कुल नए हैं और भारत में वर्तमान रूप में जो पढ़ाया जा रहा है वो उससे भिन्न है जो पहले पढ़ाया जाता था। तो हम लोग उस तरह से इन विषयों को पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए बहन जी ने कल बताया कि इतिहास जो कहा है स्वामी जी ने पढ़ाने, पूज्य स्वामी जी ने, उसमें हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि भविष्य को कैसे श्रेष्ठतर बनाएं, भविष्य की बेहतर रचना कैसे हो, भारत महाशक्ति के रूप में कैसे खड़ा हो, ये है उसके लिए आवश्यक ज्ञान। इसी तरह जो राजनीति शास्त्र में पढ़ाना है उसको राजनीति शास्त्र कहना थोड़ा भ्रम पैदा करेगा। तो ये क्या है? देश और काल का ज्ञान। हम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जिस समय पैदा हुए हैं, वो देश कौन सा है और वो काल कौन सा है, और इस समय के विश्व में कौन कौन से देश हैं, वहाँ क्या क्या चल रहा है, मोटे तौर पे जो हमारे लिए रेलिवेंट है, प्रासंगिक है ना। तो देश और काल का ज्ञान कराना है। उस अर्थ में नहीं कि राजनीति की ये परिभाषा है और फलाने ने, मैकियावेली ने ये कहा है और प्लेटो ने ये कहा है, तो वो तो एक किताबी किस्म की शिक्षा हो जाएगी। तो उद्देश्य क्या है? देश और काल का ज्ञान कराना। अब ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक तो विज्ञान परक ज्ञान और दूसरे व्यवहार परक ज्ञान। विज्ञान परक ज्ञान क्या है कि जिससे हम जानेंगे कि कितनी निहारिकाएं हैं, कितने सौर मंडल हैं, अनंत असंख्य सौर मंडल हैं, उसमें से एक सौर मंडल ये है, इस सौर मंडल में इतने ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी है, इस पृथ्वी में 7 अरब लोग हैं, उसमें से इतने हम हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तविक लोकेशन क्या है, अपनी सीमा भी पता चलती है और शक्ति भी पता चलती है। तो ये तो हुआ विज्ञान परक ज्ञान। इसका भी एक अनंत विस्तार है क्योंकि उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं। विज्ञान परक ज्ञान के भी फिर और शाखाएं हैं, जैसे स्वयं मन को जानना, जो ग्रहण करने वाली शक्तियां हैं हमारे पास, जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं, फिर उस पर मनन करते हैं, सोचते हैं, जो हमारे यहाँ अध्यात्म का क्षेत्र था। तो कैसे जाने क्या हमारा मन सही सुन रहा है, क्या हमारी बुद्धि सही निश्चय कर रही है, वो एक अलग क्षेत्र है। और दूसरा है, उस पर भी यहाँ पराविद्या जिसे कहते हैं या अध्यात्म ज्ञान, वो आपको मिलता ही है। पूज्य स्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि दोनों तरह की विद्याएं मिले। और दूसरा है व्यवहार परक ज्ञान। तो व्यवहार परक ज्ञान के भी अनंत भेद हो सकते हैं, जैसे समाज में हमारे लक्ष्य क्या हैं, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, ये जाने। फिर समाज में पहले से क्या परंपराएं हैं, वर्तमान में क्या है, कानून क्या है, कानून का शासन क्या है, इस सब को जाना। ऐसा तो अनंत विस्तार है। तो उसमें से हम लोग संक्षेप में कुछ चीज़ों को जानेंगे।
फिर जो लोग भारत स्वाभिमान से जुड़े हैं, पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं, उनके मन में जहाँ आत्मज्ञान एक प्रयोजन है, वहीं ये प्रयोजन भी तो है ना कि देश को श्रेष्ठ बनाएं, हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जीवन सार्थक हो, हमारे जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति हो, जीवन ऐसा जिएं जो जीने के योग्य है। तो वो जीवन कैसे होगा, उसमें हम अपने देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, भारत स्वाभिमान के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, पूज्य स्वामी जी के लक्ष्यों के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसकी जानकारी के हिसाब से सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं केवल उसकी भूमिका रखूंगा। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जैसे एक तो सम्यक दृष्टि मिलती है क्या है सही क्या है, और दूसरे सम्यक व्यवहार कि कैसे हम बरतें हैं। बोलिए कुछ कह रहे हैं। अब तो ये सीखने की पद्धति हुई ना, सीखने के विषय में थोड़ी सी चीजें बता दूं मैं। तो सीखना, समस्त सीखना वृद्ध संवाद है, ये भारतीय मान्यता भी है और यूरोप में भी यही। जो सीखना है, जैसे आप कुछ भी सीखते हैं तो वस्तुतः क्या करते हैं, इसको समझ लेंगे ना तात्विक रूप से, तो आप वृद्ध संवाद करते हैं। ग्रोन अप पीपुल जो भी हैं उस फील्ड के, उस अनुशासन के, जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धि प्राप्त, वृद्ध का अर्थ बूढ़े नहीं, वृद्धि प्राप्त, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने डिसिप्लिन में जो ग्रोन अप हैं, उनसे आप डायलॉग करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कर दिया है कि पहले तो जो लोग विदेश गए उन्होंने यूरोप के वृद्धों से संवाद किया, हालांकि पूरे यूरोप के वृद्धों से भी नहीं किया, ज्यादातर अंग्रेजों से किया, कुछ ने कुछ फ्रेंच और जर्मनों से किया। यूरोप भी बहुत विविधता से भरा हुआ है। फिर भारत में जो शिक्षा रख दी है वो कैसी रखी है, वो आप यूरोप के वृद्धों से भी संवाद नहीं करते। यूरोप के वृद्धों के ऐसे चेले जो भारत की प्रज्ञा को विकसित नहीं होने देना चाहते, जो भारत में भ्रांति फैलाना चाहते हैं, उन चेलों ने कुछ कल्पनाएं रची हैं, कुछ झूठ रचे हैं जिनका मैं उल्लेख करूंगा, उनसे संवाद करते हैं। तो फिर ये कौन सा संवाद हो गया, ये हुआ अनाड़ियों से संवाद। वृद्ध संवाद ही शिक्षा है, जो अपने विषय का ग्रोन अप है, वृद्धि प्राप्त है, भली भांति उत्कर्ष प्राप्त है, उससे संवाद करना शिक्षा है। लेकिन अगर आपने अपने अपने विषय के अनाड़ियों से बात की, तो हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज में ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में अनाड़ियों की भरमार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस शासन ने यही किया। तो सम्यक ज्ञान का क्या महत्व है, इसके कुल 2 उदाहरण आज मैं दूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो कल हम फिर थोड़ा जगह बना दीजिए और लोग, कल हम फिर दुनिया के विषय में बताएंगे। आज 2 उदाहरण दे रहे हैं, एक बहुत ही, दोनों आपके अति सुपरिचित उदाहरण है। एक यहाँ भी सुना होगा आपने और बाहर भी कई बार कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, सुना है ना सबने, विद्या ददाति विनयम, को भाषण भी दिया जाता है। एक तो पहली बात ये भ्रम हो गया है कि संस्कृत में जो लिखा हो सब शास्त्र हैं, तो एक तो ये झूठ है। संस्कृत में अगर कोई कविता कहानी रची गई है तो वो शास्त्र नहीं कहलाती है ना, उसको कविता कहेंगे, काव्य कहेंगे। शास्त्र क्या है, वेद मूल शास्त्र हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर उनके आधार पर जो अन्य ग्रंथ हैं, जो 6 अंग हैं, वेदांग हैं, वो शास्त्र हैं, और उस स्मृतियां हैं जो धर्मशास्त्र हैं, वो शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि उस समय संस्कृत ही भाषा थी, तो किसी ने संस्कृत में, अभी 19वीं शताब्दी तक संस्कृत में रचनाएं हुई हैं, तो कुछ लिख दिया, उसको शास्त्र मानने से बहुत बड़ी भ्रांति होती है, नहीं हो रहा है ना। तो विद्या ददाति विनयम अभी आपने सुन लिया। अब इसका अर्थ क्या किया, अगर विनय का अर्थ नहीं पता है, अगर आपने अष्टाध्यायी पढ़ी है, अगर आपने धातु पाठ पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई विनय का क्या अर्थ है। विनय विशेष रूप से किसी दिशा में ले जाना, यही तो विनय है। विनम्रता विद्या से आती है, ये इसमें से कहाँ निकलता है भाई। विनम्रता तो कोई अनपढ़ भी जानता है, विनम्र होना, हाथ जोड़ेगा, बहुत आपसे विनम्र रहेगा। जब शासक क्रूर थे, जैसे मुस्लिम दौर था, तो उसमें बहुत ही विनम्रता, जो साधारण हिंदू होते थे वो तो हाथ जोड़े रहते थे, बहुत ही अतिशय गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे कि हम आपका ये करें, हम आपका पैर का धोवन किए, और बहुत सी बातें। तो विनम्रता के लिए विद्या की क्या आवश्यकता है। और विनय का अर्थ विनम्रता होता भी नहीं है। विनम्रता क्या, विनत, विशेष रूप से झुका हुआ, उसी से विनीत बना है। तो विनत होना अलग है, ये कहीं नहीं कहा है कि विद्या ददाति विनतम, विद्या ददाति विनयम।
विनय माने वो विशेष रूप से किसी दिशा में ले जाने की योग्यता। नय का अर्थ होता है ले जाना, उसी से नेता बना है। नेता कौन है? जो किसी दिशा में आपको ले जाता है। तो विनय क्या है? आप में ऐसी पात्रता आती है कि आप किसी दिशा विशेष में ले जाते हैं संबंधित क्षेत्र में जिसमें आप काम कर रहे हैं, है ना। उसी से जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है तो विनयाधिकरण है, तो विनयाधिकरण क्या है? उसमें कहीं विनम्रता दिखाई। सारा विनयाधिकरण इस बात से भरा है कि किसको कितना, किस बात के लिए दंड दिया जाए, किस पारुष्य के लिए कितना दंड दें, किस अपराध के लिए क्या दंड दें। तो विनयाधिकरण में क्या है? न्याय और दंड का प्रावधान है पूरे विनयाधिकरण में अर्थशास्त्र के। अगर विनय का अर्थ विनम्रता होता तो वो तो ये बताते कि राजा कैसे विनम्रता को स्वीकार करे या कैसे विनम्रता करे। तो अब ये सही शब्द नहीं जानने से कैसी भ्रांतियां होती हैं कि विद्या ददाति विनयम, यानी हाँ साहब कोई अगर बड़ा मीठा बोलता है, झुक के बोलता है, मधुर बोलता है तो वो बड़ा विद्वान है। तो विद्या जिसका मूल लक्षण ही तेजस्विता होता था, जिसमें कहा जाता था, जिसमें अभी जयशंकर प्रसाद ने 20वीं शताब्दी में कहा कि ब्राह्मण किसी के राज्य में नहीं रहता। ब्राह्मण से अर्थ उनका, वो भी अपने को ब्राह्मण कहते थे, जन्म से कायस्थ थे। तो यहाँ ब्राह्मण से अर्थ जाति का नहीं है, जन्म से वैश्य थे, कायस्थ गलत कहिए। तो जो बुद्धिमान प्राणी है, जो विद्या संपन्न है, वो किसी के राज्य में उस अर्थ में नहीं रहता कि वैचारिक रूप से वो स्वतंत्र रहता है। वो निर्भीक बात बोलता है, वो तेजस्वी बात बोलता है। विद्या की पहचान क्या है? तेजस्विता, निर्भयता, सत्य कथन, न्याय कथन। और आपने अगर विद्या ददाति विनयम का समझ लिया विनम्रता, तो जो ज्यादा कोमल बोलेगा, ज्यादा बड़ा झुक झुक के बोलेगा, बहुत ही मीठा बोलेगा, भाई उसको तो शिष्ट कहते हैं, शिष्टाचार। मीठा बोलना है, मैनर्स अच्छे हों आपके, शिष्टाचार है। शिष्ट सभ्यता से, थोड़ा विनम्रता से। तो मनुष्य मात्र, बिना विद्या के भी लोग शिष्ट होते हैं। जो विद्यावान नहीं है, वैसे तो कोई संसार का ऐसा प्राणी नहीं है जो विद्यावान नहीं है, ये फिर एक अलग अलग शाखा है। जैसे बता दिया गया कि जैसे आधुनिक किस्म की शिक्षा प्राप्त हो वही विद्वान है, तो ऐसा तो है नहीं। संसार में जो भी मनुष्य है उसको माता पिता से ज्ञान मिलता है, आसपास से ज्ञान मिलता है, तो विद्या सबके पास है। कबीर आधुनिक अर्थ में नहीं पढ़े लिखे थे और उनके दोहों का अर्थ बड़े बड़े विद्वान ही बता सकते हैं। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा, भया पात भया संसार। ये कौन सा अनपढ़ आदमी इसका अर्थ जानेगा जब तक आप उस ज्ञान परंपरा को नहीं जानते। त्रिदेव का अर्थ नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश, निरंजन का अर्थ नहीं जानते। तो कबीर को जानने के लिए ही ज्ञानी होना आवश्यक है, और कबीर स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे। अब आधुनिक अर्थ में कह दिया जाता है कि साहब मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ, इसका अर्थ है वो अनपढ़ थे। भाई मसी कागज विद्या के लिए आवश्यक नहीं है, विद्या के लिए सुनना आवश्यक है, लोगों से जानना आवश्यक है। सामान्य विद्या के लिए, विशिष्ट विद्या के लिए दिव्य ऊर्जा के दूसरे साधन। तो सम्यक ज्ञान न होने पर ये समस्या होती है। अनाड़ी के द्वारा जब कोई शिक्षण होता है तो ये समस्या होती है। इसलिए कैसे परस्पर जुड़े हैं कि हम, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में थेसरस होता है, आप लोग जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी पढ़े हो जानते होंगे ना। यानी एक तो रूट क्या है, किसी शब्द की धातु क्या है, फिर उसका विकास कैसे हुआ। फिर थेसरस में तो ये भी बताते हैं कि किस लेखक ने किस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया, जो कि उनकी हाल की भाषा है। जब अपने यहाँ रामचरितमानस लिखी जा रही थी उस समय पहली बार अंग्रेजी में बाइबिल लिखी गई, और कोई पुस्तक, पहली पुस्तक वही। और उसके बाद धीरे धीरे उस भाषा का विकास हुआ। चौसर, शेक्सपियर, ये सब बहुत, मतलब ये तो थोड़े समय की भाषा है ना, इसलिए वो ये लिख देते हैं कि किस लेखक ने किस अर्थ में किया। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ निरुक्त था, अर्थ निर्वचन की परंपरा थी। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में इसकी चर्चा ही नहीं है। कोई किसी भी अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग कर देगा। भारतीय भाषाओं में सब जगह ये हाल बना दिया है कांग्रेस शासन में कि उसको संस्कृत मूल से हटा दिया है। तो धातु क्या है, कौन सा शब्द किस धातु से बना है, उसके क्या मूल अर्थ हैं, अगर कभी अर्थ विस्तार हुआ तो कैसे हुआ, इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती। तो उससे क्या होता है, उससे अज्ञान फैलता है, किसी भी विषय में सही ज्ञान नहीं फैलता। जैसे एक दूसरा छोटा उदाहरण है, लक्ष्मी और सरस्वती में बैर होता है। अब ये न तो किसी शास्त्र में लिखा है, ना कहीं ये सत्य है जीवन का। एक कवि ने, जो स्वयं बेचारा गरीब रहा होगा, एक कविता लिख दी कि लक्ष्मी और सरस्वती में बैर है। फिर किसी समय समाज में उसको फैला दिया। अब फैला दिया
और विवेक नहीं होने से, शास्त्र और साधारण कविता और किसी महाकवि की कविता, इन तीनों का भेद नहीं जानने से एक सामान्य व्यक्ति की कविता को आपने लोक जीवन का सत्य मान लिया, उसको भाषणों में कुछ लोगों ने प्रचारित कर दिया, धीरे धीरे बड़े समूह में वो फैल गई। अब फैल गई तो सरस्वती और लक्ष्मी का वैर होता है, इसका तो भारत में कोई प्रमाण नहीं है। जो कुलाधिपति हैं, कुलपति हैं, उनके जो वर्णन है कि वो कितने हजार लोगों को तो रोज खिला सकते थे। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें दिया है कुलपति की क्या सामर्थ्य होती है। फिर उनसे भी बड़े और भी लोग होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, तो वो तो बड़े बड़े राजाओं को अपने यहाँ खिला देते थे, पूरी सेना का यथा योग्य सत्कार करते थे। तो बिना लक्ष्मी के करते थे। ऐसा को संभव ही नहीं है कि किसी विद्वान के पास अगर वो समाज अच्छा स्वस्थ है तो धन न हो। लेकिन ये मान्यता फैल गई तो फिर क्या होगा, विद्वान का लक्षण माना जाएगा कि इसके पास धन तो नहीं है। तो दिमाग में आ गया कि धन है तो भ्रष्टाचार से ही आएगा धन। फिर आपने धीरे धीरे रास्ता भी ये बना दिया कि केवल भ्रष्टाचार से धन आएगा, अर्थनीति ऐसी बना दी। तो कैसे अर्थ का अनर्थ होता जाता है अगर अपने शब्दों को नहीं जाने और अपने इतिहास को भी नहीं जाने, अपने शास्त्र को भी नहीं जाने, है ना। तो बहुत तरह की मान्यताएं होती हैं। एक तीसरा उदाहरण लें, आज केवल हम पृष्ठभूमि बता रहे हैं। देश और काल का ज्ञान क्यों आवश्यक है। वर्तमान में जो हमारा देश है उसमें कैसे शब्द और पदों के अर्थ बदल दिए गए हैं, गलत भाषा चल गई है, बहुत सी बातें ऐसे फैला दी गई, फिर उसको बताया जाता है कि यही शायद परंपरा। एक दूसरा बिल्कुल तत्काल उदाहरण लें। अभी मैं कल, वैसे तो मैं बहुत ही कम टीवी देखता हूँ, कुछ मिनट ही देखता हूँ, लेकिन कल देख रहा था तो वो अभी स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी ने कुछ कहा है, उस पर बहस आ रही थी। तो जो पत्रकार उनसे बात कर रहा था, उसको जितने पत्रकार बात कर रहे थे उनको सुन के मैं तो शर्म से गड़ा जा रहा था, क्योंकि प्रारंभिक काल में जब युवावस्था के प्रारंभ में मैं भी पत्रकार था। अब क्या हो गया है ये देश। एक महर्षि महेश योगी थे, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके विषय पर दिनमान एक पत्रिका होती थी बहुत पहले, राजनीतिक पत्रिका। तो दिनमान में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ था। मैं उस समय राजनीति में सक्रिय था, समाजवादी राजनीति में। तो महेश योगी पर कोई एक लेख लिखना था। तो जो दिनमान के संपादक हैं उन्होंने मुझे ढूंढा, बहुत कोशिश की, बहुत आग्रह किया कि महेश योगी पर तो आप ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दर्शन और धर्म के अध्येता हैं। तो फिर मैंने लिखा। लिखने से क्या हुआ, वो तो स्वाभाविक है, महेश योगी के सब शिष्य भी उसमें कहे कि बहुत सी चीजें इसमें सही हैं, प्रशंसा योग्य हैं। जो उन पर टिप्पणी थी उस पर उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रतिवाद किया, क्योंकि वो उनको लगा कि हमारे साथ न्याय हुआ है, हमारी जो आलोचना भी हुई है वो किसी अनाड़ी के द्वारा नहीं हुई। लेकिन अब चैनल्स में पत्रकारों को भेज देते हैं कि कोई आदमी किसी एक विषय का जानकार है तो वो सर्वज्ञ मान लिया गया, उसको शंकराचार्य से बात करने भेज दिया गया। वो मूर्खों और उजड्डों की तरह बात कर रहा है, हम तो इंसान हैं, तो संसार में कितने इंसान हैं। अब ये सब ऐसे फ्रेजियोलॉजी से, अंग्रेजी में कहते हैं ना, मुहावरेबाजी, अब ये सब शब्द चल गए हैं कि हम तो हिंदू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, इंसान हैं। अच्छा, आप इंसान हैं तो संसार में कुल कैसे कितने ऐसे इंसान हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अभी ये सब शब्द वातावरण में गलत रूप से फैल जाते हैं ना। हमारे बीच भी बहुत से लोग कहते हैं साहब मानवता पहले है। अच्छा, तो जो हिंदू है वो मानव नहीं है, जो मुसलमान है वो भी मानव नहीं है, जो ईसाई है वो भी मानव नहीं है। यानी आपने मान लिया कि जो किसी धर्म को नहीं मानता वो विशिष्ट मानव है, यानी वो श्रेष्ठ मानव है। अर्थात उसके पास कुछ राजनीतिक शक्ति विशेष होनी चाहिए, उसी को देश में शासन का अधिकार होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये फैलाया, अब ये पता ही नहीं। यानी देखने में तो बड़ी सुंदर बात लगती है और स्वयं में ये इतनी भयंकर, इतनी उद्दंडतापूर्ण बात है जो दंडनीय बात है। तुम इंसान हो और दूसरा इंसान नहीं है, एक निरर्थक बात कर रहे हो ना। फिर तो ऐसे प्राणी हैं आप, फिर इंसान की भी बात मत करिए। प्राणी हम भी हैं, शेर भी है, हाथी भी है, गाय भी है, सभी प्राणी हैं। तो कोई विषय क्या है? विषय ये है कि हिंदू धर्म पर उनको लग रहा है कि कोई चोट हो रही है। तो आपको बात भी करनी है तो शास्त्रों के आधार पर करेंगे, धर्म के आधार पर करेंगे, धर्म के ज्ञान के आधार पर करेंगे। कि आप पत्रकार हैं तो आप कह देंगे कि हम इंसान हैं और बकवास किए चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? शब्दों के विषय में भ्रांतियां। क्यों? क्योंकि न तो देश का ज्ञान है, न काल का ज्ञान है, न विदेशों का सम्यक ज्ञान है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, उसमें से 1 अरब भी ऐसे नहीं है जो नास्तिक हों। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कम्युनिस्ट देशों के विषय में कई बार भारत में भ्रम हो जाता है कि वहाँ सब नास्तिक हैं, लेकिन सोवियत संघ सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश था ना,
और उसको किसने उल्टा? सोवियत संघ के विषय में तो बराबर पुस्तकें आई हैं। एक आस्थावान ईसाई बहुत बड़ा साहित्यकार जिसका नाम था सोल्जेनित्सिन, और अब बाकायदे दुनिया में कहा जाता है कि जो सोवियत संघ में परिवर्तन हुआ उस युग को किसी नेता के नाम से नहीं याद किया जाएगा, सोल्जेनित्सिन एज, सोल्जेनित्सिन का युग इस रूप में याद किया जाएगा। इसका अर्थ है कि धार्मिक, निष्ठावान, श्रद्धावान लोग वहां बहुत बड़ी संख्या में थे, पहल नहीं कर रहे थे। सोल्जेनित्सिन ने पहल की और सारा कम्युनिस्ट ढांचा चरमरा दिया, टूट के बिखर गया, है ना। तो सचमुच नास्तिक तो दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं और उनकी अपनी औकात रहेगी ना सदा। दुनिया में जो आस्तिक हैं, जो धार्मिक हैं, जो धर्म को मानते हैं, अलग अलग विश्वासों को मानते हैं, उनके ऊपर आप केवल इसीलिए अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकते कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। आप नहीं मानते, वर्तमान युग में आपको छूट है, ठीक है, आप मत मानिए। वैसे कई जगह छूट नहीं है, वो फिर अभी हम बाद में जब विषय आएगा तब बताएंगे। तो अज्ञान से क्या होता है? अज्ञान से स्वयं के विषय में भी भ्रांतियां पैदा होती हैं, दुनिया के विषय में भी भ्रांतियां पैदा होती हैं। इसलिए देश और काल का ज्ञान आवश्यक है। राजनीति शास्त्र इस अर्थ में ही आवश्यक है कि देश और काल का, यानी वर्तमान में जो भारतवर्ष है उसमें जो संविधान है, उसका जो जिसके आधार पर ये शासन चल रहा है, उसके विषय में हम जानें कि उसमें क्या है, वस्तुतः वो किन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है, और दुनिया में और जगह संविधान है वो किन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। अब जब ये बताएंगे तो ये कोई पुस्तकीय ज्ञान के लिए नहीं बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि भाई इस समय आप इन मान्यताओं से शासित हैं और आपने इसको स्वीकार कर रखा है, ऐसे ये प्रक्रिया आई है, इस तरह से ये उलट सकती है। तो जब हम उलटना चाहेंगे तब हमको उस प्रक्रिया का अवलंबन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो सदा एक क्षुब्ध और रुष्ट प्राणी तो रहे आएंगे, सदा शिकायत करते रहेंगे देश के विषय में, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो परिणाम के लिए आवश्यक है ना। विशेषकर आज के समय में राजनीति शास्त्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है कि भारत जैसे देशों में और अधिकांश देशों में राज्य सबसे बड़ी संस्था बन गया है, वो जीवन के अधिकांश क्षेत्र को प्रभावित करता है। भारत में तो विशेषकर केवल राज्य को ही वैधता दे दी गई है इस संविधान के द्वारा। 1947 तक ऐसा नहीं था और दुनिया में और कहीं भी नहीं। दुनिया में सब जगह जितनी शक्ति राज्य के पास है उतनी ही शक्ति वहां के बहुसंख्यकों के धर्म के पास है, लेकिन भारत में नहीं है। तो राज्य के पास सबसे अधिक शक्ति है और राज्य जो चलाया जा रहा है वो एक संविधान नामक राजनीतिक दस्तावेज से चलाया जा रहा है। उसकी रचना कुछ राजनीतिक लोगों ने की है, यानी राजनीति कर्मियों को अचानक सबसे ज्यादा ज्ञानी मान लिया गया और शक्ति का स्रोत मान लिया गया है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए जब देश में परिवर्तन करेंगे तो पहले चरण में राजनीतिक लोगों का सहयोग आवश्यक होगा। भले आप जाने कि कोई ऋषि सबसे योग्य है, कोई महर्षि योग्य हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी तो परम महायोगी हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीतिक व्यक्ति का सहारा क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल भारत में जो व्यवस्था है वो इस मान्यता से परिचालित है कि राजनीतिक लोग विशेष ज्ञानी होते हैं। अब ये समाज में अगर इसकी चर्चा करेंगे तो दृश्य बदलेगा, क्योंकि तब इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो नेता हैं ज्यादातर वो कुछ नहीं पढ़ते लिखते, ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद पढ़ाई बंद। लेकिन शासन ऐसी मान्यता से चल रहा है कि जो राजनेता है वो महाज्ञानी है। अब इसको समझना पड़ेगा ना, तो इसके अनुसार फिर इसके तरीके क्या होते हैं परिवर्तन के, ये भी जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बताई जाएगी। टाइम देखते चलो, अभी है ना, ठीक। अब मैं एक उदाहरण और दूंगा आपको, फिर मूल विषय पे आते हैं। जैसे ये उस उदाहरण को भी छोड़ ही दें, बहुत समय नहीं। इसलिए राजनीति शास्त्र का जो ज्ञान हम यहाँ इस पे चर्चा करेंगे वो क्या होगा? वो ये होगा कि साहब दुनिया ऐसे ऐसे चल रही है और भारत में वर्तमान में ये व्यवस्था लागू है। तो वर्तमान में ये व्यवस्था किस प्रक्रिया से लागू हुई, मोटे तौर पे इसकी झलक बताएंगे और इसे कैसे बदला जा सकता है। तो ये व्यवस्था कैसे लागू हुई? तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जा रहे हैं, उसके पहले आपको एक संविधान सभा बनानी आवश्यक है। पानी का न भूल गए, संविधान सभा नहीं बनाओगे, संविधान सभा का निर्माण नहीं करोगे
तो हम तुमको स्वतंत्रता नहीं देंगे। ठीक है ना। अब इसके भी हर चीज की अलग अलग शाखाएं हैं, एक एक में जाएंगे तो फैल जाएगा, इसलिए अभी अब एक विषय तक सीमित रहेंगे। उदाहरण के लिए अंग्रेजों को ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया, तो आप जानते हैं जैसे ही वो सफल हुए तो उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि हम तो यहाँ न्याय और सुव्यवस्था फैला रहे हैं और हम कोई बाहरी चीज नहीं थोप रहे हैं। अब ये सब भी आपको जानना चाहिए। इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण क्या है, इसमें हमारा अपना पक्ष भी है। अब जब नहीं जानेंगे तो बस सदा केवल अंग्रेजों की प्रभुता गाने लगेंगे या अपनी हीनता बताने लगेंगे। संसार में कहीं भी विक्टोरिया को ऐसी घोषणा नहीं करनी पड़ी जो 1 नवंबर 1858 को सबसे पहले इलाहाबाद में, जो आज़ाद पार्क जिसे अब कहा जाता है, वहाँ की गई। फिर देश में जगह जगह डुग्गी पिटाकर उसको कहा गया। उस समय तक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह नहीं था ना, और अखबार में छपने से भी बात नहीं बनती थी। जगह जगह डुग्गी पीट कर बताया गया कि महारानी विक्टोरिया ये घोषणा कर रही हैं। आप लोग इंटरनेट से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्या है? पहली घोषणा है कि हमारा भतीजा करजन भारत का पहला वायसराय होगा। ठीक है। अब देखिए, ये इसलिए बता रहा हूं कि अज्ञान की पराकाष्ठा कैसे छा गई है कम्युनिस्ट लेखकों के द्वारा, और उसके द्वारा हम सब भी पढ़ पढ़ के बड़े उत्साह से कि हजारों साल गुलाम रहे, 200 साल गुलाम रहे। विक्टोरिया कह रही है कि करजन मेरा भतीजा आज 1 नवंबर 1858 से भारत का पहला वायसराय होगा। और हमारे यहाँ क्या बताते हैं, वो जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अफसर आए ना, उनको भी बता देते हैं कि वायसराय गवर्नर जनरल है। उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के महाप्रबंधक। और उन लोगों को बड़बोलेपन की आदत थी अंग्रेजों के विषय में, ये भी भारत में ज्यादा परिचित नहीं है। झूठ बोलना और बढ़ चढ़ के डींगे हाँकना ये वहाँ एक सामान्य परंपरा रही। तो उन्होंने कह दिया, ये तो उस पर बड़ा मजाक स्वयं इंग्लिश लेखकों ने बाद में उठाया, क्योंकि वहाँ भी एक से एक सत्यनिष्ठ और बुद्धिमान भी तो हुए हैं, लेकिन जो लोग सफल हुए वो ऐसे झूठे टाइप के लोग थे। तो लंदन में बात करते थे, तुम क्या लोगे, तुम वो लोगे कलकत्ता लोगे कि बम्बई लोगे, मूर्खों की तरह, क्योंकि उस इलाके में व्यापार की सुविधा उनको मिलने जा रही थी। लेकिन वहाँ बात ऐसे करते थे जैसे ये वो तो अपनी कल्पना में जी रहे थे, ये तो खाली क्षेत्र पड़ा है और हम यहाँ इसको बेच रहे हैं, हमारा मालिकाना हक है। तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि हम भारत के गवर्नर जनरल हैं। वस्तुतः वो एक कंपनी के महाप्रबंधक थे। पहली बार वायसराय स्वयं विक्टोरिया के अनुसार करजन बना। अब इतिहास में आप पढ़ाए जाइए, फलाना भी हेस्टिंग्स भी वायसराय था और अमुक भी लिनलिथगो भी वायसराय था। जितने ससुरे ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर हुए, गवर्नर महाप्रबंधक, उनको आप भारत का वायसराय पढ़ा। जो मालिक है आपका, आपके अनुसार, वो कह रहा है कि ये मेरा पहला वायसराय है और आप कह रहे हैं कि ये, तो अज्ञान से ये होता है। खैर, तो उसमें आगे क्या कहा है, आगे कहा है महारानी यह घोषणा करती हैं कि भारत में इंग्लैंड की तरह का शासन नहीं होगा। हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के संरक्षक हैं और उसको ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार मानते हैं, परंतु भारत में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी नहीं लागू होगी। हम यहाँ सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को, उनके यहाँ धर्म शब्द तो था ही नहीं, समान रूप से अधिकार देंगे। अब ये क्यों दिया? कोई जीता हुआ राजा ऐसा मान्यता देता है? इतिहास का अगर ज्ञान नहीं है तो अलग बात, भाई ये तो किसी मजबूरी में दिया जाता है। वो तो सारे संसार में ईसाइयत, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फैलाना अपना कर्तव्य मानती थी, और यहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके रिलीजन्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1858 में उनको लगा था कि हम तो काट के फेंक दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ राजाओं के सहयोग से थोड़ा सा मिल गया है आपस में, तो इसको बचाए रखो। ठीक है ना। अब अगर आप में सही ज्ञान है तो अकेले उस रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ के आप समझ लेंगे कि 1857 में भारत कितनी शक्ति के साथ लड़ा होगा, भारतीय राजाओं ने कैसी वीरता से लड़ा होगा कि उनकी हड्डी कांप रही है और अपील कर रही हैं। वो एक तरह से संधि पत्र है। और अगर आप में दास्ता और गुलामी के भाव भरे हैं तो कहेंगे अरे तो महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया और बड़ा अच्छा शासन हो गया। क्यों? तो आपके चित्त में जैसी वृत्ति होगी वैसा ही दिखेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि भारतीय राजाओं की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
520 रियासतें तब तक भारत में हैं, उसकी लिस्ट दी है उन्होंने। ये रियासतें हैं, उन रियासतों को अपने अधिकार हैं। उसमें से कुछ रियासतों को 31 तोपों की सलामी का अधिकार है, कुछ को 21 की, कुछ को 19 की, कुछ को 11 की, कुछ को 9 की। इस तरह से उनकी श्रेणियां बनी हैं शक्ति के हिसाब से। तो हम किसी भी राजा के राज्य की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपनी सीमाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। उनको लगा था जितना बचा है उतना तो बचा लो। लगभग आधे भारत में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश शासन लागू हुआ है। तो जिसे आप अधीनता कहते हैं उसकी अवधि क्या हुई? 90 वर्ष, 1858 से 1947। और उसका क्षेत्र क्या हुआ? आधा भारत। अब आप भारत सैकड़ों वर्षों से गुलाम है, पढ़े जाइए, क्योंकि पढ़ाने वाला या तो अज्ञानी है या दास है, कहीं का एजेंट है, और हम धीरे धीरे उसके शिकार हो जाते हैं। अकेले वो घोषणा पत्र कह रहा है हम राजाओं को के उत्तराधिकार के मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि सारे झगड़े तो उत्तराधिकार के मामले में ही हुए थे ना। रानी लक्ष्मीबाई हो चाहे कोई हो कि गोद तुम नहीं ले सकते, हम बताएंगे कौन गोद लेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा झूठ झटका सब करती थी, उसको अधिकार नहीं था कुछ, लेकिन वो करती थी और यहाँ के लोग कुछ चक्कर में भी आ गए थे। विदेश के विषय में ज़्यादा ज्ञान शायद कुछ चीज़ों में रहा होगा, कुछ में नहीं था। जो भी हो वो एक अलग विषय। तो वो कह रहे हैं कि हम राजाओं के उत्तराधिकार के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजाओं की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात ऑफिशियली ईसाई मिशनरीज को फैलने नहीं देंगे। आपका जो राज्य का जितने राजा हो आप, उसमें आप किसको उत्तराधिकारी बनाओ ये आपका काम है, हम नहीं बोलेंगे। हम जो हमारी सीमा किसी तरह बच रही है, जो भारतीय राजाओं के सहयोग से बनी थी, उसमें हमको राज्य करने दो। ये है ऑफिशियल पोजीशन। इसको नहीं जाने तो ग्लानि से भरे रहिए। सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा, फिर और बढ़ के हजारों वर्ष गुलाम रहा, फिर तो अंग्रेजों ने ही राज्य किया और अंग्रेज जो चाहे वो हो गए। अब ये क्या है? ये सम्यक ज्ञान से ये फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? हम यहाँ न्याय और सुव्यवस्था स्थापित करेंगे, ये उनकी शपथ। और ये सार्वभौम आधारों पर होगा, अर्थात जो विश्व में सर्वमान्य आधार हैं, कम से कम उनको कहना पड़ा कि हम उसके आधार पे करेंगे। हम अपनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के आधार पर न्याय और सुव्यवस्था नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, फिर धीरे धीरे जब 90 वर्ष तक उनका शासन रहा तो कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, सब बनाए। अब ऐसे तो उनका यह है कि उन्होंने पहले ही हाई कोर्ट बना दिया। बंगाल के एक इलाके में थोड़े से हिस्से में व्यापार कर रही हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया कि ये हाई कोर्ट है, और बहुत से लोग उस चक्कर में भी आ गए। भाई काहे का हाई कोर्ट, जब तुम्हारा शासन नहीं है, एक क्षेत्र में तुम सीमित हो। सुप्रीम कोर्ट भी उनका वश चलता है, तो वो भारत का शासन कहने लगे। और हमारे लोग भी अब उसे कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ब्रिटिश शासन एक भी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं था, आधे भारत में ही उसका शासन था। तो फिर लेकिन उन्होंने प्रचार कर दिया हम तो शांति के लिए हैं, हम तो सुव्यवस्था के लिए हैं। स्कूलों में गीत गवाए जाने लगे कि रानी विक्टोरिया बनी रहें, अमर हों, और उनके शासन में बड़ा न्याय है। बड़े बहुत सारे गीत भारत की सब भाषाओं में गवाए जाने लगे। धीरे धीरे वो मानस बन गया। तो मन ऐसे बनता है ना, राज्य के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संचार के द्वारा मानस बनता है। उस मानस के बनने के कारण जाते समय उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने तो न्याय और सुव्यवस्था स्थापित कर रखी है ना। न्याय और सुव्यवस्था स्थापित करने के कारण हम जब जा रहे हैं तो आप एक अच्छा शासन, उसको लेते हैं गिलास, अच्छा शासन स्थापित करेंगे, इसकी गारंटी दीजिए। ले लेता हूँ बस। तो ये कहा गया, इसलिए संविधान सभा बनाई गई। ठीक, इसके पीछे भी पेच है। अब इन चीजों को जानने से क्या फायदा? जानने से आप में ये ठीक पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं ना, ये पता चलेगा कि भारत की क्या स्थिति थी और ये क्यों उनकी बात मानी गई। क्योंकि कांग्रेस शासन ने उनसे समझौता किया था कि हम आपकी नीतियों को बनाए रखेंगे, आपकी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखेंगे और हमें को सत्ता दे के जाइए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की सफलता एकदम निकट थी और सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वतंत्र भारत शासन की स्थापना कर दी थी और उनकी सेना बढ़ रही थी।
काल प्रवाह था कि बहुत तेज बारिश आई, अंधड़ आया, ओले भी गिरे, तो वो ज़्यादा कोहिमा से आगे नहीं बढ़ पाए और अंग्रेज सब घबरा गए, क्योंकि फिर उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि जर्मनी और जापान के सहयोग से हम जगह जगह पैराशूट से अपने सैनिकों को उतारेंगे और वो केवल अंग्रेजों का वध करेंगे। तो इन्होंने घबरा के भारत के सैनिक अधिकारियों से कहा कि देखो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा ऐसा ऐलान किया है, ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आप सहयोग करोगे ना? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। इस समय सारे देश में आज़ाद हिंद फौज के पक्ष में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में जैसी हवा बह रही है उसमें हमारा संभव नहीं है आपको सहयोग करना। तो फिर उन्होंने उन राजाओं से जिनसे उनकी मैत्री थी उनसे पूछा कि भाई आप सहयोग करेंगे? उन्होंने कहा साहब 1857 के समय हमने सहयोग किया था। क्यों सहयोग किया था? तो उसमें हिंदू राजाओं ने बताया कि मुझे लगता था कि ये मुसलमान शासक जो है हमारा प्रतिस्पर्धी, ये बहुत बढ़ जाएगा, तो हम थोड़ा आपको बीच में ले आए। तो हमने अपने रणनीतिक चतुराई से आपकी सहायता की थी। मुसलमान ने किया था कि वो हिंदू राजा बहुत बढ़ जाएगा, तो वो नहीं बढ़ पाए, चलो इन अंग्रेजों को ले आओ, बाद में भगा देंगे। तो ऐसी ही रणनीतिक चतुराई से कुछ हिंदू राजाओं और कुछ मुस्लिम नवाबों ने 1857 में सहायता की थी। सबने मना कर दिया। इस बार अगर हमने समर्थन किया तो हमको जनता काट डालेगी, खत्म कर देगी। उस समय तक तो जनता को ठीक से पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अचानक लड़ाई शुरू हुई, कुछ को लगा कि ये सही है, कुछ को लगा वो सही है, कुछ ने अंग्रेजों का विरोध किया, कुछ ने अंग्रेजों का साथ दिया, बात बन गई, आपका शासन हो गया, अब हम साथ नहीं दे पाएंगे। तब उन्होंने कांग्रेस के लोगों से अपील की कि भाई हमारा साथ दोगे? तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारी दृष्टि में चर्चिल और हिटलर दोनों वार क्रिमिनल हैं, युद्ध अपराधी हैं, तो हम इसमें तटस्थ रहेंगे। पहले तो गांधी जी ने यही कहा, लेकिन गांधी जी के जीवन के कई पक्ष हैं। वो अचानक कहते कुछ थे, फिर पलट जाते थे। वो क्या है, वो अलग रहस्य है, वो अलग अनुसंधान का विषय है, लेकिन उस समय उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने और लोगों से ढूंढा। अंत में जवाहरलाल नेहरू ने बड़े उत्साह से कहा कि मैं स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने जाऊंगा कोहिमा। उसको तो उन्होंने मजाक में उड़ा दिया, माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन ने, क्योंकि पूछा कि तुमको लड़ाई बड़ाई आती है क्या? तो उसने बड़ा एक छड़ी उठा के, कोई कहते हैं छाता उठा के, बड़ा नाटक किया कि हाँ मुझे बचपन में मैंने अखाड़े में ये पैंतरेबाजी की है, अमुक तमुक। वो हंसने लगे, समझ गए तुम लड़ोगे तो क्या, लेकिन हमारा समर्थन करोगे। तो ये तय हो गया कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर सत्ता सौंपकर हमें जाना है, और जवाहरलाल नेहरू ने उनसे समझौता कर लिया। इसलिए ये बात माननी पड़ी कि संविधान सभा बनाओ, तभी वो जाएंगे। मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सत्ता जाती तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, तब ये संविधान सभा नहीं बनती, तब इस तरह से नहीं होता। तब वो होता जो सारी दुनिया में होता है। सारी दुनिया में क्या होता है? जिस शासन को हम बाहरी मानते हैं, अजनबी मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्द कहते हैं आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स। अंग्रेजों को उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये भारत के शासक हैं। उनका जब उन्होंने स्वतंत्र भारत सरकार बनाई तो उसमें दावा ही यही था कि आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स शैल बी थ्रोन अवे फ्रॉम आवर कंट्री। अपने देश से हम बाहरी अजनबी लोगों को उखाड़ कर फेंक देंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व न्यायालय के अनुकूल है, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि बाहर से अचानक किसी देश में बिना कारण जाके हस्तक्षेप करे और शासन करे। आज भी अगर भारत में अच्छी सरकार हो और वो विश्व न्यायालय चली जाए, आज के वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसमें खरबों डॉलर का हर्जाना इंग्लैंड को इसके लिए देना पड़ेगा कि 1 नवंबर 1858 को कैसे उसने ब्रिटेन में अपने ब्रिटेन के शासन की घोषणा भारत में की। अब ये ज्यादातर लोगों को बताया ही नहीं जाता। आज वर्तमान में विश्व न्यायालय में यदि भारत सरकार अपना पक्ष रखते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध ये अभियोग प्रस्तुत करे कि बिना किसी अधिकार के इन्होंने अचानक 1858 में भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया और 90 वर्ष तक शासन किया, उससे भारत का ये नुकसान हुआ, तो खरबों डॉलर का हर्जाना इंग्लैंड को देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आधे लोग तो अंग्रेजों के मित्र या एजेंट हैं और बाकी लोग अपरिचित हैं, इन बातों से अवगत नहीं हैं, इसलिए ऐसा कोई दुनिया में विश्व न्यायालय में अनेक देशों ने ऐसे मुकदमे कर रखे हैं। स्वयं अमेरिका के 7 राष्ट्रों ने विश्व न्यायालय में मुकदमा कर रखा है। उससे संयुक्त राज्य अमेरिका दहशत में, पता नहीं कब उनके पक्ष में फैसला हो जाए। तो जो जागरूक राष्ट्र हैं वो बराबर शस्त्र का भी सहारा लेते हैं और शास्त्र का अथवा
जो ज्ञान और न्याय के उपकरण हैं उनका भी सहारा लेते हैं। दोनों तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। लेकिन कांग्रेस ने तो न तो कभी शास्त्र से लड़ा न शस्त्र से लड़ा, ये तो जी हजूरी करके बाद में। उसका भी एक अलग इतिहास है, क्योंकि 1905 के आसपास ये स्पष्ट हो गया था। उन्होंने कई लोगों ने, जो उस समय के वायसराय हैं, बार बार घोषणा की थी कि हम धीरे धीरे आपको ऑटोनॉमी देके वापस जाएंगे। तो उन्होंने तैयारी कर ली थी। तो उस समय से कांग्रेस में ऐसे लोग आने लगे कि घुस जाओ, जब ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तब पावर में आ जाना। उसके पहले तक कांग्रेस में बहुत से देशभक्त लोग गए थे। लोकमान्य तिलक तक जो परंपरा है वो बहुत से तेजस्वी देशभक्त उसमें गए थे। भले उन्होंने स्थापना किसी अन्य उद्देश्य से की थी, लेकिन देशभक्तों का एक विशाल समूह, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बहुत सारे महान देशभक्त कांग्रेस में गए कि चलो शस्त्र से भी लड़ाई हमारे युवक युवतियां लड़ रहे हैं और इधर हम जरा वैचारिक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से दबाव बना के करेंगे। लेकिन अचानक फिर कांग्रेस में इस तरह के लोगों की भरमार हो गई थी, जिनको पता था कि ये तो जाएंगे ही आगे पीछे, जब जाएंगे तो सत्ता हमारे हाथ में आएगी। तो ऐसे इस इरादे से जो लोग कांग्रेस में गए थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी मुख्य हैं, जिनके बारे में ये प्रचार किया जाता है कि बड़े त्यागी तपस्वी आदि थे, तो उन्होंने ये समझौता कर लिया। और क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा हुआ, तो उसमें ये अनिवार्य हो गया कि संविधान सभा बनाई जाए। इसलिए संविधान सभा उस समय बना दी गई। संविधान तब तक बना नहीं था। अब जो संविधान सभा बनाई गई वो क्या कहलाएगा? दुनिया की किसी भी भाषा में उसे एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट कहेंगे। संविधान जो है वो क्या है? एक राजनीतिक दस्तावेज है। अब अगर इस विषय में आप लोगों को ज्ञान नहीं है और देश में ये ज्ञान फैलाया नहीं जाए, तो कुछ ऐसा प्रचार किया जाता है संविधान ने हुआ कोई वेद उपनिषद, सबसे ऊपर कोई पता नहीं क्या चीज है, संविधान संविधान, ये प्रोपेगेंडा का बल होता है। ऐसा चमत्कारिक वातावरण रच देते हैं, संविधान 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 के विरुद्ध बोल रहा है, अरे ये तो संविधान के विरुद्ध बोल रहा है। अरे बाबा, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन ये राष्ट्र, पता नहीं कितने ऐसे राजनीतिक दस्तावेज बने और बिगड़े हैं। ये भी बना है, नया बन जाएगा, ऐसी क्या आफत करते हो? ये बात तो बाकायदे सार्वजनिक रूप से भी कही जा सकती है, भाई इतना क्या हल्ला कर रहे हो, भाई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। हम कोई मार्केट की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे जनता के सहमति से, जनता की राय से बदल दिया जाएगा, हल्ला मत करो। लेकिन ऐसा तमाशा बना दिया है। ये है आधुनिक राजनीति में जो इमेज बिल्डिंग होती है, छवि निर्माण। तो मिथ्या प्रचार के द्वारा छवि निर्माण आधुनिक राजनीति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो सत्य के पक्ष में भी आपको छवि निर्माण करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है, सत्य के पक्ष में हम लोग जो अपने छोटे छोटे भेदों को देखने लगते हैं। अरे जरा इसमें किसी में एक दोष है हमारे कार्यकर्ता में, वो अपने भीतर, संगठन के भीतर तो उसको दूर करिए, लेकिन बाहर सदा अच्छा प्रचार ही करिए, अन्यथा आप उसे, जो हमारा सदुद्देश्य है, उसको नष्ट कर रहे होंगे। अपने गुणों का ही बाहर प्रचार करना चाहिए, अपनी शक्ति का ही बाहर प्रचार करना चाहिए। क्योंकि झूठे लोगों ने, बदमाश लोगों ने तो अपनी झूठी छवि प्रचारित कर रखी, झूठा ही गौरवगान कर रखा है। तो इस संविधान में क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, इसको आपको जानना चाहिए। जो दोष हैं वो कैसे दूर हो सकते हैं, ये भी जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा? नहीं जानेंगे तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। दो ही तरीके हैं, या तो आप सशस्त्र रूप से परिवर्तन कीजिए, जो फिलहाल उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। संभव क्यों नहीं है? स्टैंडिंग आर्मी पहली बार सारी दुनिया में पिछले 100-125 साल से ही है ना। तो ये जो भारत की सेना है, इसमें तो हमारे ही घरों के युवक युवतियां गए हैं, हमारे ही किसान परिवारों के, हमारे अपने घरों के। तो उनसे हम लड़ेंगे क्या? और सेना को सिखा दिया गया है कि तुम जो शासन में है, राष्ट्रपति सेना का अध्यक्ष है, सर्वोच्च अध्यक्ष, उसके आदेश का पालन करो। तो गृह युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सशस्त्र सत्ता परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं भारत में, क्योंकि लोकतंत्र उस अर्थ में तो है ही है ना भाई, वोटिंग राइट सबको है। तो धीरे धीरे आप वातावरण जगा के बहुत कुछ वातावरण बना सकते हैं। इसलिए सशस्त्र क्रांति की कोई आवश्यकता वर्तमान स्थिति में नहीं है। वो एक निरर्थक क्रिया होगी, उसमें हमारे अपने लड़के लड़कियां मारे जाएंगे, दोनों पक्ष के, दोनों ही हमारे हैं, और संभव भी नहीं है। जब क्रांतिकारियों के पास, क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ उस समय के जो हमारे बहुत ही सूझबूझ वाले पूर्वज थे, उन्होंने क्यों साथ में ये लोकमान्य तिलक वगैरह ने क्यों ये सार्वजनिक प्रदर्शन की धारा को मजबूत बनाया? क्योंकि पता चला, कुछ गिनती हुई
तो कोई कहते हैं 2000, कोई कहते हैं 2500 माउजर पिस्तौल और थोड़े से और देसी कट्टा, ये तो कुल क्रांतिकारियों के पास थे। और हमारे ही लोगों को भर्ती करके इंग्लैंड ने जो सेना बना रखी थी, इसके पास हजारों बंदूकें थी। तो सोचा गया भाई कितना कैसे केवल उससे लड़ोगे, अन्यथा स्वाभाविक है ये बाहर घुस आए, हमारा सोचने को भगा दो, यही उचित है, सशस्त्र रूप से इनका वध ही उचित था। लेकिन तब तक इन्होंने छल बल से हमारे लोगों को अपने सैनिक बना लिया। तो सोचा गया कि नहीं, इनको दूसरी तरह से बिखेरो। तो किसी भी बड़े देश में, किसी घर में भी होता है ना, दोनों तरह से काम किया जाता है, एक लड़के को इस क्षेत्र में भेज दिया, एक को इस क्षेत्र में भेज दिया। तो ये भारत के लोगों ने दोनों धाराएं सोच समझ के चलाई। अब इसको भी झूठा प्रचार कर दिया है, क्रांतिकारियों की धारा अलग थी और ये शांतिपूर्ण धारा अलग थी और इनमें कोई जैसे परस्पर बैर था। बैर कुछ नहीं था, हमारे ही देश के लोगों ने सोच समझ के दोनों नीतियां अपनाई। एक ने कहा तुम ऐसे जो ज्यादा वीर हैं उनको क्रांतिकारी होने दिया, दूसरा बाकी इनको घेरे कैसे, तो शांतिपूर्ण ढंग से, चूंकि ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे ना भाई, इन्होंने ये घोषणा तो नहीं की थी ना कि आए भारतवासियों अथवा आए हिंदुओं या जो भी आए हिंदुस्तानियों, हम बड़े वीर हैं और तुम में दम हो तो हमसे लड़ लो, हम तुमसे राज्य करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा था इंग्लैंड ने कभी भी। लड़के नहीं आए थे, बड़ी बड़ी डींगे मार के आए थे कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तो बस आपकी सेवा के लिए आए हैं और आप सक्षम हो जाइए तो हम चले जाएंगे। पहले ही दिन से ये कहने लगे थे। हर छोटी सी चिंगारी भड़कती थी और उस समय के वायसराय जिनका भी आप बयान देखिए, नहीं हम तो बस आपको सत्ता सौंप के चले जाएंगे, हम तो जरा सुव्यवस्था के लिए आए। तो जो होशियार लोग हैं उन्होंने सोचा अच्छा ये बहुत बनते हैं तो ऐसे भी घेरो इनको, तो देखो तुम ये सुव्यवस्था नहीं अव्यवस्था कर रहे हो, देखो तुम शांति नहीं अशांति कर रहे हो। उन्हीं के बीच उनके ही शब्दों से उनको घेरना ताकि उनका मनोबल आत्मबल कमजोर हो और इधर क्रांतिकारियों के द्वारा उनको मारना। तो उस समय तो ये दो धाराएं चली। अब पहली धारा की सशस्त्र क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हम समझ लें तो बड़े आराम से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस पर टाइम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, है ना। तो लेकिन उसके लिए जानना आवश्यक है। अब परिवर्तन कैसे होता है, तो बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन बड़े व्यापक परिणाम लाया करता है, यही नियम है ना। क्योंकि जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति हुई है ना, अपने यहाँ अपना मान्यता तो यही है। सूक्ष्म में बहुत शक्ति है। कानून के रूप में एक छोटा सा परिवर्तन बहुत दूरगामी परिणाम पैदा करेगा। एक दो उदाहरण ही देते हैं आपको, उसके पहले दुनिया के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे दुनिया में जितने भी संविधान हैं, जहां भी संविधान का शासन है, और संविधान तो सदा ही होता है कि ये भी जान लें, संविधान को इतना अद्भुत बताया जा रहा है। दुनिया का ऐसा भाई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भी थे तो उसका भी एक संविधान ही था, अपने ढंग से कुछ नियम ही होते हैं। तो एक तो ये जो चल गया है ना, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन कोई बड़ी पवित्र चीज है। यानी वेद पवित्र हैं ये तो थोड़े से लोग कहेंगे, लेकिन कानून का शासन ये सब मीडिया और उसके द्वारा जो खड़ा कर दिया गया है, कानून का शासन तो संसार में सर्वत्र होता है। और कानून का शासन स्वयं में श्रेष्ठ नहीं होता, अत्याचारी कानून भी होते हैं, उत्पीड़क कानून भी होते हैं। सारी अंग्रेज जब यहाँ थे तब भी कानून का शासन था, और गांधी जी और जवाहरलाल ने उसी कानून के शासन को तोड़ने के लिए काम किया था ना, कानून के विरुद्ध। क्योंकि कानून उत्पीड़क थे, क्योंकि कानून बदमाशी से भरे थे, क्योंकि कानून लफाजी से भरे थे, जिनकी भाषा तो उनकी भी सब यही होती थी, और उनकी भाषा तो बहुत ज्यादा छलपूर्ण होती थी। इतनी तो ये तो अपने लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। आपको एक ही उदाहरण देते हैं क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स हमें धर्मपाल जी के सहयोग से मिले, तो उसमें गौरक्षिणी सभाओं पर विशाल लाखों दस्तावेज थे। हमने तो कुछ हजार का अध्ययन किया, इतना पढ़ने का लगा कि इसमें तो जन्म बीत जाएगा, तो हमने लगभग 20,000 दस्तावेज देखे। अब आप उसको पढ़ के चकित हो जाएंगे। उसमें क्या किया इन्होंने, उसकी एक गुप्तचर शाखा है अंग्रेजों की। गुप्तचर शाखा में एक है ठगी और डकैती उप शाखा, ठीक है ना, ठगी एंड डकैती ब्रांच। ठगी एंड डकैती ब्रांच में सारे स्वामियों के, जिसमें ऋषि दयानंद भी शामिल है, नाम दिए हैं। इनको क्या कहा है, ठग और डकैत, अपनी भाषा में। क्यों? क्योंकि ये साहब वहां विप्लव फैलाता है और ये गौरक्षा के उपदेश के बहाने, गौरक्षा तो एक बहाना है और ये समाज को जगा रहा है। तो एक लिख रहा है कि देखिए गौरक्षा आंदोलन को धार्मिक मत समझिए, किसी भी दिन ज्वाला भड़केगी और ये 1857 से भी ज्यादा उग्र हो जाएगी। लगातार दस्तावेज हैं।
देश भर के बहुत से स्वामियों सन्यासियों का उल्लेख है ठाकुर डकैत का। गलत नाम दे दो, गलत प्रचार कर दो। शुरू में गांधी जी और सबको जब गिरफ्तार किया है तो सारे कानून का ये देशद्रोही है, देश की शांति को भंग कर रहे हैं। यानी ब्रिटिश ठेकेदार हो गया देशभक्ति का और कहा कि जो हमारे शासन के विरुद्ध काम कर रहा है वो देशद्रोही है, शांति एवं व्यवस्था को भंग कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहा है, देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। यही सारे तो अभियोग लगाए गए हैं जो ये कांग्रेस शासन पहले अभी स्वामी जी और दूसरे लोगों के लिए लगाती थी देश के लिए। तो ये तो सारे कानून तो आपने अंग्रेजों वाले ही ले रखे हैं ना अभी तक। सारे कानून अंग्रेज, दुनिया में कहीं भी सत्ता परिवर्तन होने पर अगर पहले की सत्ता को खराब माना जाए तो वो कानून तत्काल नष्ट छोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए जैसे मैंने बताया ना कि अगर सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों वाली धारा के हाथ में सत्ता जाती तो न तो ये संविधान होता, न कोई संविधान सभा बनती। पहला निर्णय ये होता कि अंग्रेजी कानून रद्द करो, नष्ट करो। तो कौन से कानून लागू करो? तो देश में पहले से बहुत से कानून चल रहे थे। 520 रियासतें थी ना आधे भारत में और सब जगह कानून थे, कोई बिना कानून के थे। जो मुस्लिम थे वो कुरान और हदीस को मान रहे थे, छोटी लगभग 100 के करीब रियासतें थी। बाकी सब हिंदू राज्यों में धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन हो रहा था। जो भी छल कपट भी हो रहा था तो अपने ढंग से सब शासक करते हैं, जो गड़बड़ होते हैं, जो अच्छे होते हैं नहीं करते, लेकिन मान्यता धर्मशास्त्रों की थी। तो 1947 तक लगभग 1/3 भारत में हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन चल रहा था। 1/6 अंश में कुरान और हदीस के अनुसार शासन चल रहा था और शेष में अंग्रेज जो है अपना चला रहे थे। पूरे भारत में ये शासन नहीं था। तो ये जो संविधान बना है ये तो इसलिए बना कि इस धारा ने, जिसने अंग्रेजों से समझौता किया ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए, उसने इसको स्वीकार कर लिया। और इसीलिए उसने क्या किया, संविधान में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि अंग्रेजों के बनाए कानून हमारे कानून होंगे, ये कहीं नहीं लिखा। तो इस संविधान के होने पर भी ये कानून बदले जा सकते थे अगर इच्छा शक्ति होती। जो शासक थे अगर वो देशभक्त होते, अगर उनके मन में भारत से प्रेम होता। भारत से प्रेम होने के कितने कारण मौजूद थे। पहली बात सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने भी सोचा और जो बाकी लोग भी थे कि भाई कुछ भी हो, जवाहरलाल नेहरू कैसा भी है, कांग्रेस कैसी भी है, अपने लोग हैं, अपने लोगों के हाथ में सत्ता आ रही है तो आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। फिर देश के आधे हिस्से में जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी पहली बार सोचा कि अच्छा एक नई लहर आ रही है, नए ढंग से देश मजबूत हो रहा है, दुनिया भर में शायद ऐसा नेशन स्टेट बन रहे हैं, तो हम भी अपना राज्य उनको सौंप देते हैं शर्तों के साथ। ये उन राजाओं की भी देशभक्ति है। ये तो ऐसे पेश करते हैं जैसे राजा खलनायक थे। राजा अगर ठान लेते तो मुश्किल होता, आज ये देश इस रूप में राज्य के रूप में आकार नहीं लेता। वो चाहते तो इंग्लैंड से समझौता कर लेते, फ्रांस से कर लेते, जर्मनी से कर लेते, उनको तो छूट थी। और ये कहना कि सरदार पटेल की चतुराई भर से हो गए, ये तो अज्ञान है। अगर वो नहीं चाहते तो सरदार पटेल क्या कर लेते। उन राजाओं में भी ये सूझबूझ थी, देशभक्ति थी, समझ थी। उस पहले किसी सूझबूझ से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था थोड़े समय। क्यों? अपने अपने मन बताया ना, हिंदू राजाओं को लगा कि ये मुसलमान नवाब जो है ये ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको पीट दें फिर देख लेंगे। मुसलमानों को लगा ये हिंदू राजा बड़ा गड़बड़ है, अंग्रेजों को साथ ले लो फिर देख लेंगे। तो आपस की इस गलतफहमी से उन्होंने साथ दिया था और अंग्रेजों ने तो उन्हें छूट दे दी थी कि भाई हमारी जो संधि है वो आज से टूटती है, आप जिससे चाहो संधि कर लो। बहुत मुश्किल जाती। तो इन राजाओं की भी ये बड़ी देशभक्ति है कि उन्होंने समय को समझा, लोगों के वातावरण को समझा और सोचा कि अपनी प्रजा को भी समझा कि हमारी प्रजा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी अगर हम दूसरे देश से संधि करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो भारत राज्य बन रहा है इसमें हम अपना विलय करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया आपको। तो जो देशी राजा हैं उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब तो ऐसे करें कि इन्हीं को दे दें, कोई बात नहीं, भारत का एक बड़ा राज्य बन जाए। देखें जरा कितना बड़ा राज्य, ये राज्य तो पहली बार बना है ना भाई। चक्रवर्ती सम्राटों का जो दौर है, सम्राट अशोक के बाद इतने बड़े क्षेत्र में एक राज्य नहीं रहा। हर्ष का जो है वो इससे छोटा था, नर्मदा के नीचे हर्ष का राज्य नहीं था। तो सम्राट अशोक के बाद इतने विशाल संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में राज्य के रूप में तो एक राज्य पहली बार बना। सांस्कृतिक रूप से ये देश करोड़ों वर्षों से अखंड है। भारत के एक होने की चेतना संपूर्ण भारत में 200 करोड़ वर्ष से मौजूद थी। हमारे समस्त शास्त्रों में ये सब है, इसका एक का वर्णन है। लेकिन राजा तो एक
अशोक के बाद कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। इसके आधे आधे लगभग हुए, बहुत से हुए, चोल हुए, चालुक्य हुए, सातवाहन हुए, बहुत से राज्य, पांड्य राजा हुए। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम राजाओं से बहुत बड़े बड़े राज्य उस समय थे जिसको मुस्लिम काल कहा जाता है, वो हमने अपनी पुस्तक में सब बताया है। लेकिन एक बड़ा राज्य बन रहा था और लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, कह लीजिए, कुर्बानी दी, जो भी कह लीजिए, त्याग किया। उन्होंने कहा ये राज्य बन जाए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप अंग्रेजी कानूनों को भारत में लागू रखते। तो संसद बैठी और जवाहरलाल नेहरू ने संसद की दूसरी या तीसरी बैठक में उसे कहते हैं वैलिडेट कर दिया। कहा कि जो भी लॉ हैं, सिविल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, जितने भी है ना, इंडियन पीनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब आईपीसी और ये जितनी धाराएं थी ना, कहा कि ये सब हम वैलिडेट करते हैं। तो अंग्रेजों के बनाए कानून जिनके विरुद्ध आप लगातार लड़ते रहे और कहते रहे कि ये अन्यायी कानून है, उनको आपने वैलिडेट कर दिया। ये क्या है, ये मन की चोरी है। इस संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि हम उन कानूनों को मान्य करेंगे। तो ऐसे होता है, यानी संविधान के साथ छल सबसे ज्यादा तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने किया। इसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स का अलग से कोई ऐसा ये नहीं था कि प्रॉपर्टी सारी नेशन स्टेट की होगी, लेकिन धीरे धीरे एक हवा में वातावरण बनाया और ऐसे लगना कि हम सब अर्बन सीलिंग करेंगे, अर्बन प्रॉपर्टी की सीलिंग, तो लैंड सीलिंग। अब ये सब बड़ी गहरी बातें हैं, अलग विषय में बताएंगे। संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व होगा, ये भारत के किसी शास्त्र में वर्णित नहीं। संपत्ति तो परंपरागत रूप से जिसकी है उसकी है, और राष्ट्र के जो बाकी के संसाधन हैं, लोगों की संपत्ति से बाहर के जो सामान्य संसाधन है, उस पर राज्य का स्वामित्व होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि सारा स्वामित्व हमारा ही है, और उसके मन पे, उसके आधार पे मनमाने कानून बनाते गए। फिर धीरे धीरे और बहुत से कानून बनाए हैं जिनकी यथा समय चर्चा करेंगे। तो 100 संशोधन लाए हैं संविधान में। उसमें जो संविधान की मूल भावना थी उसका तो भट्टा ही बैठा दिया। उसमें से जो सबसे भयंकर कानून है वो क्या है, आपातकाल में जब देश के विपक्ष दल के सारे नेता जेल में बंद थे और देश में लोग घबराए हुए थे कि नसबंदी भी हो रही है और किसी का भी घर गिरा दिया जा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो इंदिरा गांधी ने 2 संशोधन लाए। पहला तो इसको कह दिया कि ये, पहले ये था कि ये सार्वभौम गणराज्य होगा, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, तो साथ में जोड़ दिया सोशलिस्ट सेकुलर, है ना। 1976 में पहली बार भारत को सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन रिपब्लिक कहा गया। अब इसका क्या अर्थ होता है हम इसे नहीं जानते, राजनीति में इसकी चर्चा ही नहीं है, क्योंकि बाद में ये लोग शासन में आए तो इन्होंने भी रहने दिया विचित्र लोग। तो राजनीतिक चेतना से रहित होने पर क्या होता है, ये 2 अजीबा, आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जो राजनीति शास्त्र के अध्येता हैं, जो विद्वान हैं, वो, उनके लिए भारत आज मजाक का विषय है, बहुत मजाक होता है। यहाँ तो सब मीडिया के द्वारा ऐसी सुंदर सुंदर छवि प्रस्तुत करते, क्यों? संसार में अब शायद 1-8-2 छोटे राज्यों को छोड़ के और चाइना को छोड़ के कोई भी राज्य संसार का सोशलिस्ट नहीं। सोशलिस्ट का क्या अर्थ होता है? सोशलिस्ट का अर्थ होता है राज्य के समस्त संसाधनों पर, देश के समस्त संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व, जिसको सारे संसार में आजकल स्टेट कैपिटलिज्म बोला जाता है। एक होता है कुछ व्यापारियों का पूंजीवाद और एक होता है राज्य का पूंजीवाद। सारे कैपिटल पर स्टेट का एकाधिकार, यानी स्टेट कैपिटलिज्म, ठीक है ना। समाजवाद, समाजवाद जो है सोशलिज्म, सोशलिज्म का वास्तविक अर्थ है स्टेट कैपिटलिज्म, यानी राज्यकर्ताओं का पूंजीवाद। राज्यकर्ता लोग जो जैसे चाहें वैसे नीतियां बनाए देश के संसाधनों के विषय में। इस समय चीन अपने को सोशलिस्ट कहता है, रूस तो अब कह नहीं रहा है, रूस तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो गया है। बहुत सारे देश ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, कोई प्रोटेस्टेंट, कोई ये सब हो गए हैं। जो पुराने थे ना, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये कोई भी अब सोशलिस्ट नहीं है। छोटे छोटे 3-4 राज्य हैं जो सोशलिस्ट हैं, और चीन एक बड़ा राज्य है जो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है। बाकी दुनिया का कोई राज्य सोशलिस्ट नहीं कहता। चीन पर भी, चीन में भी लोग वैसे चीन को लेके भी मजाक हो रहे हैं। क्यों? सोशलिस्ट का अर्थ क्या होता है? राज्य का पूर्ण नियंत्रण, जिस, हाँ, और राज्य का संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण, तो व्यापार पर भी राज्य का नियंत्रण, और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, सब पर राज्य का नियंत्रण, ठीक है। जिस समय आपने
सोशलिस्ट स्टेट घोषित किया भारत को, उसके 4 वर्ष के भीतर आपने क्या शुरू कर दिया? ग्लोबलाइजेशन, है ना, और लिबरलाइजेशन। इसके कारण हंसी होती। लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि राज्य का शिकंजा व्यापार से ढीला करना, ठीक है ना। उदारीकरण जिसे वो कहते हैं, अमेरिका के शब्द हैं, हम उससे जो अभी चल रहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मैं केवल इनकी विसंगतियां दिखा रहा हूं। उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार व्यापार आदि पर नियंत्रण नहीं रखेगी या कम से कम रखेगी, छूट देगी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भी वही अर्थ है कि व्यापार और उद्योग में सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। उससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले क्या होता था, अगर व्यापारिक समझौता है तो भारत से प्रतिनिधिमंडल जाएगा अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस, उसमें कौन जाएंगे? एक भी व्यापारी नहीं होता। जा रहे हैं व्यापारिक समझौते के लिए, और आईएएस अफसर को ट्रेनिंग क्या होती है? सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सारी ट्रेनिंग मिली है, लॉ एंड ऑर्डर की। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होके उसने ट्रेनिंग कर ली, आईएएस हो गया, कलेक्टर हो गया, फिर सेक्रेटरी हो गया। उनमें से कुछ सेक्रेटरीज जाते थे व्यापार का समझौता, यानी जिसको आपने व्यापार के विषय में कोई ट्रेनिंग नहीं दी। और माननीय मंत्री महोदय भी जो होते थे उनमें प्राय कोई बड़े व्यापारी नहीं होते थे, क्योंकि वातावरण ऐसे बना दिया कि व्यापारी होना तो बड़ा भारी शोषक और बदमाश होना है, नेता होना बहुत बड़ी चीज है। नेता भले भीड़ से, दबाव से, बूथ कैप्चरिंग से कैसे भी बन गया, वो महान है। तो नेताजी, माननीय मंत्री जी और माननीय सचिव महोदय जो लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग लेते थे, ये जाके सारे व्यापारिक समझौते करते थे, सोशलिस्ट। लेकिन कब? जब भारत सोशलिस्ट राज्य नहीं घोषित था। और जब सोशलिस्ट घोषित हुआ तब से व्यापारियों को ले जाने लगे, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, ग्लोबलाइजेशन हुआ। मजाक इसलिए होता है कि भाई ये क्या है, अगर आप सोशलिस्ट हैं तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे, ग्लोबलाइजेशन कैसे, लिबरलाइजेशन कैसे? क्योंकि उदारीकरण तो सोशलिज्म के विरुद्ध दिशा है ना। तो अच्छा, अब दूसरा सेकुलरिज्म इसी तरह का है। सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? संसार में कोई भी जब नए प्रत्यय किसी राज्य में शामिल किए जाते हैं, या तो आपकी परंपरा में ये शब्द हो, भारत की परंपरा में तो समाजवाद शब्द नहीं है ना, कहीं किसी शास्त्र में नहीं, और सेकुलरिज्म भी नहीं है। तो सेकुलरिज्म की आपको परिभाषा तो देनी चाहिए थी ना माननीय सांसदों को। कोई परिभाषा क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि उससे छल किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी परिभाषा देंगे वो समाज के पक्ष में जाएगी, चाहे जो दे दो, गड़बड़ से गड़बड़ परिभाषा दो, कितनी भी गड़बड़ दो, संसद में बैठे हो तो कुछ तो ठीक लाना पड़ेगा। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं की जा रही है, और इसमें सभी दल जिम्मेदार हैं। उनको भाजपा आ गई है, उसका भी ये कर्तव्य बनता है सेकुलरिज्म पर भाई जोर दो, कोई परिभाषा करो तुम जी, कोई भी परिभाषा हो। ये परिभाषा असंभव है कि भारत के बहुसंख्यकों को कोई धार्मिक अधिकार जो होंगे उनको राज्य संरक्षण नहीं देगा, ऐसी परिभाषा असंभव है। कितने कर गए? बस अब कंक्लूड कर रहे हैं। मुख्य विषय यहाँ ये आ गया। तो सेकुलरिज्म की अगर कोई भी परिभाषा संसद में हो जाए, हमारे सांसदों को ये ज्ञान हो, प्रशिक्षण हो, तो वो जाके वहां ये मांग करेंगे, चाहे जो परिभाषा निकलेगी उससे देश का भला होगा। अभी कोई परिभाषा नहीं है। अभी क्या होता है, सेकुलरिज्म का अर्थ है भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को राज्य द्वारा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, और ये विश्व का एकमात्र राष्ट्र है भारत। इसको नोट कर लीजिए, भारत विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जहां बहुसंख्यकों के धर्म को वैधानिक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है। भारत विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जहां बहुसंख्यकों के धर्म को वैधानिक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है, या विधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है। कुछ भी लिखिए। वैधानिक राजकीय संरक्षण, जहां बहुसंख्यकों के धर्म को विधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है। किस देश में क्या है ये कल अगर क्लास ली तो बताएंगे, और आप चकित रह जाएंगे। आज तो समय बीत रहा है, अभी अब समाप्त कर रहे हैं। समझ गए ना इसके क्या अर्थ होते हैं? अब फिर आप कहोगे हाय हाय तो फिर क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतनी हाय हाय की कोई जरूरत नहीं है। अज्ञान से हाय हाय निकलता है। मैकाले ने ये लिख दिया था 1935 में, हाय हाय। अरे भाई तुम मैकाले, मैंने तो
बहुत बड़े लोगों की जो शासन में और संगठन में कुछ लोग हैं उनकी उपस्थिति में कहा मैकाले आपके पिताजी हैं। अरे मैकाले ने साले ने लिख दिया था, आप बदल दो। फालतू मैकाले का नाम लेते हो, तुम बदमाश हो। आप गलत नीतियां लागू करना चाहते हैं तो आप मैकाले की आड़ लेते हैं। मैकाले आपका बाप है, उससे आपने पट्टा लिखा लिया है कि हम सदा आपकी आज्ञा मानेंगे। लिखा होगा साले, कुछ भी लिखा हो, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। तो जाते हैं मैकाले ने ये लिख दिया था, फलाने ने लिख दिया था, अब इसमें कांग्रेस ने ऐसे कर दिया है, हिंदू धर्म को कर दिया। अरे भैया तो आप क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा संशोधन ला दीजिए, वो मैंने बताया है कल विस्तार से। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 में अथवा 39 में सब। हाँ, वो बताते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष तो है नहीं, पंथ निरपेक्ष है। वो सब ऐसे विषय हैं जो फैल जाएंगे। सेकुलरिज्म का जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन हुआ है वो सही हुआ है, पंथ निरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कम्युनिस्टों ने मीडिया में उछाल रखा है, ये भी बदमाशी है। धर्मनिरपेक्ष शब्द असंवैधानिक है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं नहीं है। सेकुलरिज्म है, जिसका हिंदी अनुवाद या भारतीय अनुवाद होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन इन बदमाशों ने, चूंकि ये धर्म विरोधी हैं, मीडिया में जितने ये जाते हैं लफंगे चैनल के वो बन के, ये धर्मनिरपेक्ष असंवैधानिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर लोगों को ज्ञान हो तो ये कहें कि तू असंवैधानिक शब्द बोल रहा है। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान में कहीं नहीं है, पंथ निरपेक्षता है, ऑफिशियल ट्रांसलेशन है। तो उसके एक साधारण से संशोधन से कि भारत का राज्य भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के रिलीजन या मजहब को देता है। इतना मामूली से संशोधन ला दीजिए, पूरे देश की स्थिति बदल जाएगी। अब इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो या तो तीर तुपक चलवाएंगे, भाला उछालेंगे, त्रिशूल उछालेंगे, हम हिंदू धर्म को लाएंगे। अरे भाई आप कानून के द्वारा लाइए ना, कानून का शासन है, बहुत ही सरलता से आप विधि पूर्वक वो संशोधन ला सकते हैं, है ना। बाकी आप हम सौगंध इसकी खाते हैं उसकी खाते हैं, धर्म को ये बनाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं। इसका मतलब या तो आप जानते नहीं हैं या आप देश को गुमराह कर रहे हैं या आप स्वयं गुमराह हैं। इसलिए देश और काल के ज्ञान का महत्व है ना। इस पर कल और बताएंगे। तो जो मैंने कहा था देश और काल का ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं है तो बस मैकाले को रटे जा रहे हैं। भाई मैकाले कहाँ है? कहीं हवा में है। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो गई। आप संशोधन लाइए ना, क्या दिक्कत है? देश और काल का ज्ञान होना, हम किस तरह की चीजों से शासित हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, इसका ज्ञान आवश्यक है। इसी पर कल थोड़ा और बोलेंगे। अभी के लिए जी संक्षेप में सबका समाहार करेंगे। आज मिश्र जी ने जो बताया उस सार में अगर समझें तो एक तो ये बताया कि विद्या शिक्षा ज्ञान क्या है, वृद्ध संवाद है, उस विषय में बढ़े चढ़े लोगों के साथ सीखना है। और 1947 के बाद के भारत में या और 25-50 साल पहले 20वीं शताब्दी में राज्य के कारण, थोड़ा ब्रिटिश राज्य और 47 के बाद ब्रिटिश कानून को संपूर्ण देश में लागू करने वाले कांग्रेसी राज्य के कारण शिक्षा विद्या ज्ञान अनाड़ियों का के साथ संवाद, फिर अनाड़ियों का खेल, फिर अनाड़ीपन का प्रचार, और इस प्रकार से सारा घाल में। एक बात मिश्र जी ने ये आपके ध्यान में लाने की कोशिश की। तो एक बार में तो सब नहीं समझ में आएगा, लेकिन आज के विषय में एक बात ये थी कि वस्तुतः विद्या के नाम पर विद्या नहीं हो रहा है। विद्या के नाम पर अज्ञान, अविद्या, मूर्खता, अनाड़ीपन, कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन के माहौल में राज्यकर्ता, दुष्ट राज्यकर्ता, देश से प्रेम नहीं करने वाले राज्यकर्ता अनेक अनर्थकारी काम सहजता में कर ले जाते हैं। समाज उसका विरोध करने की जगह कई बार समाज उसका सहयोगी बन जाता है। इसलिए अपने देश काल और अपने समय में चलने वाली प्रवृत्तियों का ज्ञान होना, ये है क्या, आया कहाँ से, कैसे अनर्थकारी है और इससे मुक्ति कैसे संभव है। दूसरी बात पंकज जी ने आप लोग को ये बताई। तीसरी बात एक चीज जो उन्होंने बताने की कोशिश की कि 1947 में
गवर्नेंस जिन लोगों के हाथ में आया और जिस प्रकार से आया, उसके कारण हमारी जो समस्याएं 1946 में नहीं थी, वो समस्याएं 1947 के बाद हो गई। जिन कानूनों के खिलाफ देश लड़ा, वो कानून देश के थोड़े से हिस्से में थे और उस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो मिश्र जी का कहना था, लागू कैसे हुआ? एक इस घटाघोट के वातावरण में संसद में कुछ परिवर्तनों के द्वारा। तो अब ज्ञान पूर्वक हम अपने सरकारों से लगातार मांग कर सकते हैं, समाज में माहौल बना सकते हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी फैला सकते हैं और उन्हीं संसद के कानूनों के द्वारा इन सब चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से सूचित नहीं होंगे, तब तक हम माहौल कैसे बनाएंगे? एक बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने जो और कही कि ये जो संविधान है, ये कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है और ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट अंग्रेजों के 1935 के एक्ट का रूपांतरण है, एडॉप्शन है। तो अगर हम एक ही बात लेके देश में घूम जाएं कि साहब अंग्रेजों से तो लड़ा था देश उनके कानून के खिलाफ, उन्हीं के कानून को हमारे सिर पर काहे थोप रखे हो, केवल एक बात का ढंग से प्रचार हो जाए अपने भारत स्वाभिमान के द्वारा, न कांग्रेस को जवाब देते बनेगा और न वर्तमान शासकों को। और वर्तमान शासक क ख ग इन विषयों का नहीं जानते हैं, क्योंकि महाराज जी तो आप लोग को पढ़ाई करवा रहे हैं कि वर्तमान शासकों को तो कुछ पता नहीं है। तो अगर हम केवल ज्ञान पूर्वक समाज में प्रश्न खड़े करने लगेंगे तो चीजें सहज रूप से निकलती चली आएंगी। जैसे सेकुलरिज्म तो इस 1935 के आधार पर बने हुए संविधान में भी नहीं था, इमरजेंसी में ला दिया गया। क्यों भारतीय जनता पार्टी इसकी कसम खा रही है? अरे तुम इसी के खिलाफ तो जेल गए थे जी 1975 में, तो तुम खड़े होके कहो कि एक असंवैधानिक चीज है, लेकिन कहें तब ना जब पता हो। तो बहुत सी गड़बड़ियां दुष्टता से हुई, मिश्र जी के सार ये है। बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गड़बड़ियां अभी जो चल रही है वो अज्ञान से और अनाड़ीपन से। जिसको जो नहीं पता है वो उस विषय में बात कर रहा है। तो आप में से जो लोग बाद में अभी तो हम लोग 10, 15, 18 भाषण सामान्य देंगे, फिर उसमें आप लोग तय करेंगे मुझे इस एरिया में काम करना है, मेरा मन इसमें चलता है। कोई कहेगा संविधान में, कोई कहेगा कानून में, कोई मेरे बताए हुए यूरोप वाले चीजों में, कोई शिक्षा में। तो आप में से धीरे धीरे 8, 10 आदमी के कोई 10, 20, 25 प्रकार की विशेषज्ञता इसी हॉल में आएगी ना। एक बार सब बता दिया मोटा मोटा, देखो भाई इतना एरिया है, तो आप कहेंगे मेरा मन यहाँ है। जैसे मिश्र जी का जितना रिसर्च है, मैं 20 साल से इनके साथ हूँ, मेरा मन उसमें नहीं लगता है, तो मेरा मन किसी और चीज में लगता है। तो आप लोग के सामने एक बार आ गया, जैसे साड़ी वाला साड़ी दिखाता है, 20 साड़ी है तो हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे। तो हम लोग एक बार विषय का विस्तार आपके सामने लाएंगे, फिर जिसकी जो रुचि हो और जिसने अपने लिए जो कार्य क्षेत्र चुना हो। तो एक मोटी जानकारी हर चीज की और अपने विषय में विशेषज्ञता। तो जब भारत स्वाभिमान के लोग मीडिया में जाएंगे, समाज की बहसों में जाएंगे, तो मोटा मोटा 4 बात पूछेंगे। हाँ भाई, 1935 के एक्ट के रूपांतरण भारत के संविधान में, जिसके खिलाफ सारा स्वाधीनता आंदोलन चला, आपकी श्रद्धा क्यों है? आप कल्पना करके देखिए, अगर ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा, कई जने जवाब दे पाएंगे? ठीक है, तो हाँ, नहीं दे पाएंगे। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, और जब आप सामाजिक मंच पर मूर्ख साबित होते हैं तो कॉन्फिडेंस गया, और कॉन्फिडेंस के साथ ही ताकत भी गया।
जब यही विनय विद्या ददाति विनयम में आप लोग खड़े होकर, मैंने भी पहली बार ये सुना। मैं भी बड़ा विनम्र विनम्र रहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर विनम्रता मेरी इधर उधर हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं बहुत तेजी से बोलती है, आज हमको मन में शांति मिली। विनय शब्द का क्या अर्थ है? तो आप लोग तुरंत पूछेंगे भाई नय किस धातु से आया, ठीक है ना? तो कम से कम वो लोग जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देकर सत्ता में हैं, क्यों सुरेंद्र जी लड़खड़ा जाएंगे? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। और आप लोग हमको और पंकज जी को इतने आदर पूर्वक क्यों सुन रहे हैं? बहुत जानते हैं। तो जब 5 साल में समाज में हो जाएगा, ये सब भारत स्वाभिमान वाले हैं, चुप रहो भाई, पता नहीं सब क्या बोल देंगे। मैं 26, 28, 30 साल की उम्र में जब दिल्ली में बोलती थी स्कॉलर्स की सभा में, तो सब चुप रहते थे, बोलते ही हम किसी जाल में फंस जाएंगे। तो जिसको कहते हैं मॉरल इंटेलेक्चुअल एज, आपका इमीडिएट ऊपर हो गया, तो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने में भी तो आपको सुविधा हुई। कोई अधिकारी कोई बेवकूफी की बात बोला, आपने जरा सा उसको कहा, उसको लगेगा इसका काम करके बाहर भेजो। तो हमारी तो फजीहत तय है। तो ये ज्ञान का सामर्थ्य, ज्ञान के अभाव में घाल मेल करने की संभावना, ये मोटा मोटी आज 1.5 घंटे में मिश्र जी ने आप लोग को बताया है। और ये समझ लीजिए, ये तो जैसे बोलते हैं ना फिल्म का ट्रेलर है। तो 18-20 लेक्चर में आपको एक अंदाज पड़ेगा कि ये है क्या और हमको करना क्या। और एक काम आप लोग कीजिएगा, रोज के लेक्चर का जो सार मन में बैठा है, हम टेप तो कर रहे हैं,